अभी चंद्रेश्वर जी एक बड़ा मामला आ गया और वो मामला है अबू आजमी का। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक है महाराष्ट्र से और उन्होंने एक बयान दे दिया। छावा फिल्म जो भी आई थी उसको लेके एक बयान दिया कि औरंगजेब सबसे अच्छा शासक था और औरंगजेब के सिपहसालार जो थे वो काफी हिंदू थे, वो एक बहुत लिबरल था, बहुत अच्छा शासक था। इसको लेके विवाद अब बढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये विवाद में आ गए। क्या आपकी दृष्टि में औरंगजेब वास्तव में एक अच्छा शासक था? आपने देखा कि कुंभ का जो मेला था, उस कुंभ के मेले की शुरुआत 14 जनवरी 2025 से होती है। उससे शुरुआती दौर से ही राजनीतिक लोग इस पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं। खास तौर पर कुंभ को लेकर विवाद अपने चरम पर रहा है। अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो कहते हैं कि डुबकी लगाने से क्या पाप धुल जाएंगे, डुबकी लगाने से क्या रोजगार मिल जाएगा, डुबकी लगाने से क्या लोगों के पेट भर जाएंगे। इसके अलावा टीएमसी की नेता ममता बनर्जी कहती हैं कि वो मृत्यु कुंभ है। ऐसे शब्दों के बाद क्या आपको लगता है कि कुंभ पे जो ये बेजा विवाद चल रहा है इसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा? चंद्रेश्वर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे पूछने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि केरला के अंदर राजनीति के अलग ही आयाम देखने को आते हैं। केरला जहां पर वामपंथ का शासन लगभग पिछले 10 वर्षों से मान लेते हैं लमसम, और वहां पर केरला की पी विजन की सरकार ने एक पी नोट्स जारी किया है जिसको लेके खूब जम के हंगामा हो रहा है। स्थिति यह है कि राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के तो कान खड़े हो गए और स्थिति ये हो गई कि उन्होंने ये पी नोट्स दिया कि मोदी सरकार और भाजपा ना तो फांसीवादी है और ना नाजीवादी है। ऐसे शब्दों के बाद क्या वामपंथ की दिशा बदल रही है? क्या वामपंथ ने जो इस प्रकार की बातें करी है क्या उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा है या एक नई टैक्टिस है? इसको आप कैसे देखें? क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे बुंदेलखंडी हो, ब्रज की भाषा हो, भोजपुरी हो, ऐसे कई भाषाओं का नाम लिया कि हिंदी उनको खाती जा रही है। क्या ये बात सच है? रामविलास शर्मा तुलसी को लेकर इतने आक्रामक क्यों थे? तुलसी का विरोध क्यों करते थे? जब आप एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर में वामपंथी के रूप में पहुंचते हैं तो क्या आपकी विचारधारा के आधार पर आपको हमला किया गया? क्या इसका भी दंश आपको झेलना पड़ा? एक विषय और है चंद्रेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि जो वाम और दक्षिण ये दोनों एक साथ 1967 में रहे? जब हम बात करते हैं अजय मुखर्जी की जो सरकार बनी थी बंगाल में, वहां पर सीपीआईएम, सीपीएम और उसके बाद में जनसंघ और बंगला कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। ठीक यही स्थिति 1969 में पंजाब में देखने को मिली थी, जहां पर अकाली दल, सीपीआई, सीपीआईएम और जनसंघ ने मिलकर सरकार बनाई थी। आखिर वहां पर ये एक हो सकते हैं तो विचारधारा के नाम पे निचले स्तर पर इतना हिंसात्मक विरोध क्यों होता है? नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं जिनका हिंदी साहित्य से लेकर के भोजपुरी तक बड़ा नाम है और दबदबा है, जिन्होंने हंस पत्रिका, वागार्थ और ऐसे देश की अनेक जानी मानी पत्र पत्रिकाओं में हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में भी खूब काम किया है। आपको अनेक प्रकार के साहित्यिक अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा आपका जो जीवन रहा है उसमें आपने बिहार के बक्सर से शुरुआत करी अपनी शिक्षा दीक्षा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में एमएलके पीजी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में आपने काम किया। एचओडी भी रहे। आपके अंडर में अनेक छात्र छात्राओं ने हिंदी पर शोध भी किया है और इसके साथ साथ आप ड्रामा में भी आपने बहुत विषयों पर, बहुत से आर्टिस्टों पर, बहुत से कलाकारों पर आपने शोध किया है। आइए चलिए बात करते हैं चंद्रेश्वर जी से। चंद्रेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसमें आप आए। चंद्रेश्वर जी, हमारा पहला प्रश्न ये है कि आप अपने क्या बचपन से ही साहित्यकार बनने की सोची थी या डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और सोचा था, और आखिर साहित्य की तरफ आपका ध्यान गया कैसे? देखिए, मैं सबसे पहले तो न्यूज 24 का आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया साहित्य पर बात करने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मैं दरअसल पश्चिमी बिहार के बक्सर जनपद के गांव आशा पणरी में पैदा हुआ था 30 मार्च 1960 को, और मेरी पढ़ाई लिखाई अपने गांव पर प्राइमरी तक हुई। फिर बगल के गांव सिमरी में हाई स्कूल तक की पढ़ाई की हमने। फिर हम लोग इंटर में पढ़ने के लिए आरा चले गए। तो कोई उस तरह की साहित्यिक उस तरह का कोई साहित्यिक माहौल नहीं था घर में।
बाबा हमारे संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, साहित्याचार्य थे, वैयाकरण थे, ज्योतिषाचार्य थे। लेकिन जो आधुनिक साहित्य है या साहित्य की जो आधुनिक दृष्टि है वो उनके पास नहीं थी और उस तरह का कोई घर में माहौल भी नहीं था। और आरा भी मैं पढ़ने गया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ग्रुप का छात्र था। तो हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं। लेकिन आरा जाने के बाद आरा शहर का माहौल कुछ इस तरह का साहित्यिक था और राजनीतिक भी, सांस्कृतिक भी, कि मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आता गया और फिर जो पिताजी का सपना था इंजीनियर बनने का वो मैं पूरा नहीं कर सका। मैंने इंटर करने के बाद स्वतः फैसला लिया और हमने कहा कि हम बीए में हिंदी ऑनर्स रखेंगे और पास कोर्स में अंग्रेजी और इतिहास लेकर के हमने पढ़ाई शुरू की। उसी दौरान 1979 में जब हम लोग इंटर की परीक्षा दे रहे थे तो एक बहुत बड़ी घटना हुई। जेपी मूवमेंट के बाद जो सरकारें बनी थी बिहार में भी, और 77 के बाद वहाँ सीएम बनाए गए थे रामसुंदर दास। तो उन्होंने कहा कि हम परीक्षा में नकल नहीं होने देंगे और जेपी मूवमेंट से निकले हुए जो छात्र थे वो चाह रहे थे कि नकल हो। तो उसी में कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे बहुत सख्त थे और उन्होंने कहा कि हम नकल नहीं होने देंगे, नकल रोकेंगे। तो इसी में गोलीकांड हुआ, उसमें कुछ छात्र मारे गए। तो इंटर की परीक्षा हम लोगों की भी होने जा रही थी। तो परीक्षाएं साल भर तक टलती रहीं और हम लोग बहुत अंधेरे के गर्त में चले गए और लगा जैसे जीवन में कोई विकल्प ही नहीं है। लगता था जैसे कोई आगे पढ़ाई पूरी ही नहीं होगी। उन दिनों बिहार का शैक्षणिक माहौल बड़ा गड़बड़ था। तो साल भर के बाद फिर इंटर की परीक्षा हुई, जगह जगह केंद्र बदले गए। तो उसी में गोलीकांड जो हुआ उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी था। एक लड़का जो मारा गया, जो माँ बाप का अकेली संतान था। तो ये घटना है 4 जुलाई 1979 की। तो इसी के बाद हमने घर आकर के सबसे पहले अपनी मातृभाषा भोजपुरी में एक छोटी सी कहानी लिखी, घरवा सून भइल। तो यहीं से मेरा लेखकीय सफ़र शुरू होता है, जिसको मैंने कवि का आत्मकथ्य में लिखा भी है या अपनी किताबों की भूमिकाओं में जिसका हमने उल्लेख भी किया है। और आरा में बहुत सारे ऐसे हिंदी पढ़ाने वाले जैन कॉलेज में गुरु मिले। उनमें जो बहुत अच्छे हिंदी के प्रोफेसर थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनमें मैं नाम लेना चाहूँगा रामेश्वर नाथ तिवारी का, जिनकी बेटी रीता शुक्ल रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और जो खुद एक अच्छी कहानीकार हैं, पूरे देश में उनका नाम है। इसी तरह से चंद्रभूषण तिवारी थे जो वाम पत्रिका निकाल चुके थे और हिंदी की जो साहित्यिक पत्रकारिता है उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था। उनकी पत्रिकाओं के जो 3 अंक निकले वाम के, उसको हिंदी में माइलस्टोन माना जाता है, मतलब जो लघु पत्रिका आंदोलन है। मैंने एक तरफ बड़े घरानों की पत्रिकाएं, व्यावसायिक पत्रिकाएं, और दूसरी तरफ जो साहित्यिक लोग, वैचारिक लोग पत्रिकाएं निकालते थे और जो एक वाम आंदोलन से जुड़े हुए थे। लघु पत्रिका आंदोलन उसको कहा जाता है, जो 70 के दशक में सामने आया। तो हिंदी में लघु पत्रिकाओं का मतलब आकार में छोटा होना नहीं, लघु पत्रिका का मतलब था कि जो वाम चिंतन धारा से जुड़ी हुई थी, इस रूप में उसको लेना चाहिए। तो आरा शहर में जाने के बाद मुझे एक साहित्यिक परिवेश मिला और साहित्य की जो नई दृष्टि थी, जो समकालीन, जो आधुनिक, उससे मैं जुड़ा और फिर इस तरह से पहले भोजपुरी में लिखना शुरू किया। बाद में 1980 में जब मैं बीए पार्ट 1 का विद्यार्थी बना जैन कॉलेज में हिंदी का, तो प्रेमचंद जन्म शताब्दी मनाई गई थी 1981 में चंद्रभूषण तिवारी की पहल पर। उसमें नागार्जुन भी आए थे
और उनसे मिलने का हम लोगों को सौभाग्य मिला, जो हिंदी के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। तो उनका केयर टेकर एक तरह से मैं था, जिस होटल में ठहरे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि क्या लिखते हो? तो मैंने कहा कि भोजपुरी में मैं कविताएं लिखता हूँ, कहानियाँ उन्हें लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हिंदी में लिखो, हिंदी में ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। तो फिर वहीं से प्रेरित होकर के मैं हिंदी में लिखने लगा। फिर एक लंबे अरसे तक हिंदी में लिखने के बाद 2-4 साल पहले मेरी पुनः वापसी हुई है भोजपुरी में भी, जो इधर कुछ किताबें मैंने लिखी हैं, हमार गांव, आपन आरा, जिस पर अभी पिछले साल हमको सर्वभाषा ट्रस्ट और चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह स्मृति संस्थान की ओर से कथेतर गद्य में उत्कृष्ट लेखन करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। चंद्रेश्वर जी, अभी एक बड़ा मामला आया तमिलनाडु से, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हिंदी पर एक बड़ा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि हिंदी जो है वो जो क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे बुंदेलखंडी हो, ब्रज की भाषा हो, भोजपुरी हो, ऐसे कई भाषाओं का नाम लिया कि हिंदी उनको खाती जा रही है। क्या ये बात सच है कि हिंदी इन भाषाओं को समाप्त कर रही है? क्या हिंदी से इन भाषाओं का नुकसान हो रहा है? देखिए, एम.के. स्टालिन का जो स्टेटमेंट आया है, क्या हिंदी वास्तव में सबको खा रही है? नहीं, एम.के. स्टालिन का जो भाषा को लेकर के, खासतौर से हिंदी को लेकर के जो स्टेटमेंट आया है, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है। उसका भाषा और उसके विकास से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। क्योंकि बहुत पहले भी दक्षिण भारत में, खासतौर से तमिलनाडु वगैरह में, हिंदी के विरोध में कई तरह के स्थानीय आंदोलन हो चुके हैं। तो उन विरोधों को पुनः उभारने के लिए और अपनी राजनीति, अपने प्रदेश में राजनीति को, बहुमत को अपने पक्ष में करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया स्टेटमेंट है। और मेरा मानना है कि हिंदी अपनी बोलियों के लिए कभी बाधक नहीं रही है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। चाहे वो भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो, वज्जिका हो, अंगिका हो, खोरठा हो, बुंदेली हो, अवधी हो, कुमायूनी हो, हिंदी का अपनी बोलियों के साथ अपने विकास को लेकर के कोई टकराव नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप हिंदी के भी अच्छे साहित्यकार हैं, अनेक पुरस्कारों से आप नवाजे गए हैं और भोजपुरी में भी आप कविता बजा रहे हैं। तो ऐसे में आप भोजपुरी को ज्यादा प्यार करते हैं या अब हिंदी को? देखिए, मैंने हिंदी में लेखन ज़्यादा किया है, भोजपुरी में कम किया है। भोजपुरी में मेरी कुछ कविताएं हैं और 2 किताबें हैं कथेतर गद्य की, हमार गांव, आपन आरा। लेकिन जहाँ तक भाषा से प्रेम करने की बात है, तो मैं हिंदी से भी प्रेम करता हूँ और अपनी जो स्थानीय बोली है, जो मेरी मातृभाषा है भोजपुरी, उससे भी मैं प्रेम करता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अब भी हिंदी का बहुत सारा साहित्य पढ़ने के बाद, विदेशी साहित्य पढ़ने के बाद, हिंदी में अनुवाद के ज़रिए भी बहुत सारा विदेशी साहित्य पढ़ने के बाद, कविताएं, कहानियाँ, आलोचना, निबंध, अब भी जैसे कभी मैं भोजपुरी के लोकगीत सुनता हूँ या कहीं भोजपुरी बोलते हुए किसी को सुनता हूँ, तो जैसे लगता है कि मेरे कानों में जैसे किसी ने मिठास भर दी हो, रस घोल दिया हो। भोजपुरी में ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिनको गुनगुनाते हुए अनायास आंखें छलछला जाती हैं। हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखा गया है, अन्य भारतीय भाषाओं में भी बहुत अच्छा लिखा गया है, लेकिन चूँकि मैं भोजपुरी अंचल का हूँ, भोजपुरी इलाके का हूँ, तो अब भी जैसे कोई बटोहिया गीत जब गाता है और मेरे कानों में वो सुनाई देता है, तो अनायास मेरे अंदर एक जैसे रस घुल जाता है। तो ये सबके साथ ऐसा है। जैसे आप अवध के इलाके में रहते हैं, तो अगर कोई अवधी लोकगीत आपके कानों में पड़े, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा आपको मधुर लगेगा, अच्छा लगेगा।
तो अपनी बोली, अपनी भाषा जो बचपन में आपने सीखी है, बोली है, वो ध्यान खींचती है। अच्छा, भी जैसे वो आपकी आत्मा से जुड़ी होती है ना, तो उसको चंद्रेश्वर जी, अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र चला, जो कि 18 फरवरी से चालू हुआ। और उस बजट सत्र में एक बड़ा ही जबरदस्त चीज देखने को मिली कि जब वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष और वहां के सचिवालय ने एक नया प्रबंधन किया, यानी कि माननीय सदस्यगण अभी तक कोई जब भाषण देता था तो उसको सुनने के लिए जब हेडफोन लगाते थे तो उसको अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद कर सकते थे। अब विधानसभा उत्तर प्रदेश में इसकी सुविधा मिल गई कि 4 अन्य भाषाओं में भी माननीय सदस्यगण कोई भी भाषण सुन सकते हैं, जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेली। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने जबरदस्त हमला किया और उर्दू को भी इन्वॉल्व कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि एक सतही राजनीति है या इन 4 भाषाओं को लेकर के जो अनुवादन की जो एक सुविधा दी गई वो गलत है? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, भाषा के मसले पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बोलियों में कहा गया कि बुंदेली में, अवधी में, भोजपुरी में, ब्रज में कोई बोले या उसका अनुवाद हो, सरकार की जो ये पॉलिसी है, ये जो स्टैंड है सरकार का, ये अच्छा स्टैंड है, ये बुरा नहीं है, होना चाहिए, बोलियों को महत्व मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हिंदी और उर्दू की बात है, तो इससे उर्दू से मेरा विरोध नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ ना कि हिंदी और उर्दू भाषा विज्ञान में हम लोग पढ़ाते हैं कि दोनों ही एक समय की और एक लोकेल की बोलियां हैं। दिल्ली के आसपास उर्दू भी सामने आई और हिंदी भी सामने आई। तो उर्दू को नष्ट करने की कीमत पर अगर कोई बोलियों को आगे ले आना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उर्दू भी हमारे देश की भाषा है। वो मैं ऐसा नहीं मानता कि वो कठमुल्लाओं की भाषा है या बाहरी लोगों की भाषा है। वो हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब से जुड़ी हुई भाषा है, तो उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अच्छा, एक बहुत, क्योंकि आप जिस लेखन और चिंतन में हैं, साहित्य पर एकाधिकार माना जाता था कि प्रगतिशील लेखक संघ 1952 में बना। नहीं, 1936 में बना था, लेकिन 52 में वो काफी प्रभावशाली हो गया था। नहीं, उसमें असल में 1952 में, चूंकि नेतृत्व, जहाँ तक मेरी स्मृति में बात आ रही है, 50 के दशक में वो रामविलास शर्मा के हाथ में आ गई थी। जी। तो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ का बहुत अच्छा नेतृत्व किया था। चंद्रेश्वर जी, हिंदी साहित्य के एक बड़े कवि हुए जिनका नाम है रामविलास शर्मा। आप भी जानते होंगे, वामपंथी खेमे से आते थे और उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ को लेकर के काफी काम किया था। और ऐसा माना जाता है कि रामविलास शर्मा तुलसी के बड़े आलोचक हुआ करते थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पश्चिम से वेदांत, जिसको लेके वामपंथी उन पे हमलावर हुआ था। तो ऐसे में मेरा सिर्फ यही प्रश्न है कि आखिर रामविलास शर्मा तुलसी को लेके इतने आक्रामक क्यों थे? तुलसी का विरोध क्यों करते थे? नहीं, देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि रामविलास शर्मा मूलतः उन्नाव जनपद के रहने वाले हैं, जिस जनपद के निराला हैं। और उन्नाव उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जिसने बहुत सारी साहित्यिक विभूतियों को पैदा किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा या उनके थोड़े और पहले के नंद दुलारे वाजपेयी, शिवमंगल सिंह सुमन बहुत बड़े उत्तर छायावादी कवि रह चुके हैं। खुद निराला और बहुत सारे मतलब कवि और लेखक पैदा हुए हैं। बहुत ही उर्वर जमीन रही है उन्नाव की, कानपुर की धरती की। रामविलास शर्मा शुरू में कविताएं लिखते थे। जो अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक आया था, उसमें जो 7 कवि शामिल हुए थे, उसमें एक रामविलास शर्मा भी थे। तो उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे। और सबसे तो उनका जो मेजर काम है, जो बड़ा काम है, वो निराला पर है। निराला की साहित्य साधना भाग 1, भाग 2, भाग 3 खंडों में बहुत महत्वपूर्ण किताब है। निराला पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। प्रेमचंद पर भी है। आलोचना में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सारी उनकी पुस्तकें हैं। तो रामविलास शर्मा लगातार काम करते करते उन्होंने भाषा पर भी काम किया है। तो आगे चल करके उन्होंने तो जो किताब लिखी
ऋग्वेद पर, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद। तो प्रगतिशील जो धारा के लेखक हैं उनमें एक धारा ऐसे लोगों की रही है जिन्होंने इस तरह के रामविलास शर्मा के कार्यों का समर्थन नहीं किया, विरोध किया एक तरह से। जैसे पूरी हिंदी आलोचना में जो नामवर सिंह की लॉबी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है। जबकि रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना के माध्यम से एक बहुत ही सम्यक दृष्टि दी नई पीढ़ी को। उनकी एक पूरी पुस्तक ही है परंपरा का मूल्यांकन, कि हम परंपरा को कैसे देखें, परंपरा की किन सारी चीज़ों को हम लें, कौन से ऐसे सकारात्मक तत्व हैं उनको लेके हम आगे बढ़ें। तो तुलसीदास पर भी उनका लेख है, कालिदास पर भी है, संस्कृत कवियों पर भी लिखा है। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे आगरा कॉलेज आगरा में, लेकिन हिंदी में वो लेखन करते थे। तो रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचक थे, जनवादी आलोचक थे, और उनकी प्रतिबद्धता पर मेरे जैसा पाठक लेखक कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। तुलसी से इतना विरोध क्यों था? क्योंकि वो उन्होंने हिंदी जाति के प्रश्न पर, भाषा के प्रश्न पर, जैसे देखिए उर्दू को लेकर के प्रगतिशील आंदोलन में भी बहुत सारे अंतर विरोध थे। जैसे एक खेमा ये मानता था कि उर्दू के शब्दों को तो लिया जाए लेकिन लिपि को ख़त्म कर दिया जाए। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि रामविलास शर्मा ने भी उर्दू के मसले पर उर्दू लिपि को सपोर्ट नहीं किया। और एक दूसरे खेमे का कहना था कि अगर लिपि नष्ट कर देंगे तो भाषा नष्ट हो जाएगी, हिंदी में मर्ज कर जाएगी। तो ये दो धाराएं रही हैं प्रगतिशील आंदोलन में। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, देखिए हिंदी में एक बात आप जान लीजिए, आपको मैं बताता हूँ कि हिंदी की जितनी प्रगतिशील आलोचना है उसके जो मुख्य स्तंभ हैं, चाहे वो रामविलास शर्मा हो या नामवर सिंह हो, जो भी हो, किसी ने तुलसी को किनारे करने की कोशिश नहीं की है। बल्कि रामविलास शर्मा भी तुलसी को ही सबसे बड़ा कवि मानते हैं। और नामवर सिंह ने तो अपने कई साक्षात्कारों में कहा कि तुलसी सहस्राब्दी के सबसे बड़े कवि हैं। तो तुलसी के बड़े कवि होने पर किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। और जहाँ तक राम की बात है ना, तो हिंदी में भक्ति काल में सगुण धारा निर्गुण धारा दो धाराएं रही हैं। उसमें जैसे सगुण धारा में राम भक्ति शाखा है, रामाश्रय शाखा है, जिसके सबसे बड़े कवि हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। तो तुलसीदास के राम अयोध्या के राम हैं, दशरथ के पुत्र हैं। उनको वो एक महानायक बना करके अपने महाकाव्य में प्रस्तुत करते हैं और उसके माध्यम से संस्कृति को, सभ्यता को गढ़ने की बात, उसको नई दिशा देने की बात करते हैं। उनको लेकर बहुत सारी बहसें हो सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, लेकिन तुलसी जो उनके पहले एक निर्गुण काव्य आंदोलन चला, उसमें ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो कबीर ने कहा कि हमारे राम अयोध्या के राम नहीं है। जैसे उनकी पंक्ति ही है जो बहुत लोकप्रिय है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। जिस दशरथ के पुत्र को तीनों लोकों में लोग जानते हैं और उनके पुत्र राम को जानते हैं, वो राम मेरे राम नहीं है। मेरे राम के नाम का मर्म तो आना माने अन्य, कुछ अदर है, अन्य है, दूसरा अर्थ है। हमारे राम अवतार नहीं लेते हैं। कबीर ने अवतार का विरोध किया था, सगुण भक्ति का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। रामविलास शर्मा ने तो तुलसी को महत्व दिया है। परंपरा का मूल्यांकन किताब उनकी देखी जा सकती है। चंद्रेश्वर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे पूछने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि केरला के अंदर राजनीति के अलग ही आयाम देखने को आते हैं। केरला जहां पर वामपंथ का शासन लगभग पिछले 10 वर्षों से मान लेते हैं लमसम, और वहां पर केरला की पी विजन की सरकार ने एक पी नोट्स जारी किया है, जिसको लेके खूब जम के हंगामा हो रहा है। स्थिति यह है कि राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के तो कान खड़े हो गए, और स्थिति ये हो गई कि उन्होंने ये पी नोट्स दिया कि मोदी सरकार और भाजपा ना तो फांसीवादी है और ना नाजीवादी है। ऐसे शब्दों के बाद क्या वामपंथ की दिशा बदल रही है? क्या वामपंथ ने जो इस प्रकार की बातें करी है, क्या उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा है या एक नई टैक्टिस है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पहली कांग्रेस तो बड़ा परेशान हो गई है। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जो
राजनीति में या साहित्य में वाम धारा रही है, वो एक तरह की नहीं रही है, कई धाराएं हैं। जैसे सीपीआई है जो मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआईएम है, दोनों में बहुत सारे मतभेद भी रहे हैं, अंतर्विरोध भी रहे हैं। उसी तरह से सीपीआईएमएल है, भाकपा माले, और बहुत सारी पार्टियां हैं नक्सल ग्रुप्स से जुड़े हुए, माओवादी हैं। तो सबका चिंतन, सबकी दिशा एक जैसी नहीं है। अब जैसे सीपीएम नेतृत्व ही मानता है, एक और कम्युनिस्ट पार्टियां या अन्य कई राजनीतिक दल मानते हैं कि भारत में फासिज्म आ गया है मोदी के आने के बाद, मोदी के सत्ता में आने के बाद, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद। लेकिन सीपीएम नेतृत्व नहीं मानता है फासीवाद। वो अधिक से अधिक सांप्रदायिकता का आरोप लगाता है, कम्युनलिज्म का। वो फासिज्म से परहेज करता है। प्रकाश करात ने लिखा है कई जगहों पर, सीपीएम नेतृत्व के अन्य लोगों ने भी इस तरह की चर्चाएं की हैं कि भारत में भी फासीवाद नहीं है। तो इसको लेकर के बहुत सारे विरोध भी हैं, आपस में टकराव भी हैं। और एक बात आप और जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में जब ज्योति बसु सीएम बने थे 1977 के आसपास, तो ज्योति बसु ने तो कभी धर्म का विरोध सीधे नहीं किया। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा खूब होती थी, पंडाल बनते थे, उसमें सीपीएम के जितने नेता थे वो सब शरीक होते थे, शामिल होते थे। तो सीपीएम ने कभी खुल करके इस तरह से धर्म का विरोध तो नहीं किया। जिस देश की करोड़ों जनता धर्म की आस्था से जुड़ी हुई है, उस आस्था पर चोट करके आप उनके भीतर कितनी पैठ बना सकते हैं। तो हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों की स्ट्रेटजी भी हो, जो सीधे धर्म का विरोध नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक समय था कि एक वामपंथियों की पुस्तक थी जिसका नाम था कि धर्म एक अफीम है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। नहीं, ये देखिए, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक हुए हैं 19वीं सदी में। तो उन्होंने ही जो चिंतन दिया, उनकी किताबें हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी या दास कैपिटल कई भाग में है, और बहुत सारी उनकी किताबें हैं। तो उसी से मार्क्सिज्म निकला। कार्ल मार्क्स का जो विचार है, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, इन लोगों ने मिल करके जो दर्शन गढ़ा, तो उसको मार्क्सवाद कहा जाता है। तो उसी में एक पंक्ति आती है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, लेकिन ये उस पंक्ति का एक टुकड़ा भर है। जैसे उसमें कार्ल मार्क्स ने ये कहा था ना कि इस पंक्ति को लोग कोट नहीं करते हैं अक्सर। उन्होंने कहा कि धर्म गरीबों की आह है, उनकी करुणा की भावना से भी धर्म जुड़ा हुआ है। और ये सारी व्याख्या करते करते धर्म से जनता जुड़ी हुई है, जनता का प्राण तत्व धर्म से जुड़ा हुआ है। और करते करते अंत में वो कहते हैं कि अंततः धर्म अफीम है। तो आधुनिक बनाने की बात करते हैं, तार्किक बनाने की बात करते हैं। तो धर्म अफीम है, ये एक टुकड़ा है। धर्म एक जनता के लिए अफीम है, मतलब ये उन्माद पैदा करता है, नशा पैदा करता है। इस पंक्ति, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई, अब आजकल कुछ लोग कहने लगे हैं कि मार्क्स की इसके पहले जो उन्होंने कहा कि धर्म गरीबों के लिए आह है, इसको कोट करने की ज़रूरत नहीं है। आज का माहौल देखते हुए बहुत सारे जो जनवादी और वामपंथी धारा के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म अफीम ही है। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे देश में एक धर्म का एक ऐसा माहौल बना हुआ है हिंदुत्व को लेकर के। जिस तरह से आप देखिए कि जिस तरह से अयोध्या का कायाकल्प किया गया, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरह से विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन किया गया, तो पूरे देश से जो लोग आए वो संगम में स्नान करने के बाद अयोध्या भी आते हैं, काशी भी जाते हैं। तो
इधर हमारे देश में क्योंकि जिनकी सत्ता होती है, जो उनके विचार होते हैं, उसका प्रचार प्रसार तो होता है। वो बहुत निचले तबकों तक भी जाता है। जैसे आप देखिए कि पहले महाशिवरात्रि के दिन बहुत कम लोग शिव जी के मंदिर में जाते थे जल चढ़ाने वगैरह के लिए। आजकल देखिए कि जो अलग अलग जनपदों में बहुत सारे मंदिर हैं, शिव मंदिर, उन सब का कायाकल्प हो रहा है। सब जगह लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर के। तो एक देखिए नया फिनोमिना है जिसे हमारे देश में सत्ता की राजनीति ने पैदा किया है। धर्म की आस्था लोगों में और बढ़ती जा रही है। महाकुंभ में आपने देखा होगा कि 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। तो प्रदेश की, केंद्र की जो सरकारें हैं वो इन सारी बातों को तवज्जो दे रही हैं, महत्व दे रही हैं, और बहुत सारे जो अहम मुद्दे हैं वो गौण पड़ते जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ रोजगार को लेकर कोई बात नहीं करता, महंगाई को लेकर कोई बात नहीं करता, अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर के कोई बात नहीं होती है। सारे लोग, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, सेलिब्रिटीज़, फिल्मी जगत की भी, कारपोरेट जगत की भी, सब आके महाकुंभ में सबने स्नान किया। तो पहले सच्चे आस्था से जुड़े धार्मिक लोग घरों से निकल करके संगम में स्नान करने जाते थे या ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाते थे। लेकिन अब तो जो धार्मिक स्थल हैं, हमको लगता है कि वो ज़्यादा पर्यटन केंद्र में बदलते जा रहे हैं। और सरकार का भी इस पर जोर है कि भाई संगम में इतने लोगों ने यात्रा की, इतने लोग आए, इतना राजस्व प्राप्त हुआ, इतने हजार करोड़ का मुनाफा हुआ, इतना कारोबार मिला, इतना लोगों को रोजगार मिला, इतनी दुकानें खोली गई। तो सरकार भी चाह रही है, मतलब सरकार को लगता है कि भारत में ये भी एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ से कुछ रोजगार पैदा किया जा सकता है। शायद ये सोच रही है सरकार की। आपने देखा कि कुंभ का जो मेला था, उस कुंभ के मेले की शुरुआत 14 जनवरी 2025 से होती है। उससे शुरुआती दौर से ही राजनीतिक लोग इस पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं। खासतौर पर कुंभ को लेकर विवाद अपने चरम पर रहा है। अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो कहते हैं कि डुबकी लगाने से क्या पाप धुल जाएंगे, डुबकी लगाने से क्या रोजगार मिल जाएगा, डुबकी लगाने से क्या लोगों के पेट भर जाएंगे। इसके अलावा टीएमसी की नेता ममता बनर्जी कहती हैं कि वो मृत्यु कुंभ है। ऐसे शब्दों के बाद क्या आपको लगता है कि कुंभ पे जो ये बेजा विवाद चल रहा है, इसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा? देखिए, जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं ना, उसमें राजनीति ज़्यादा है और पाखंड भी ज़्यादा है। कोई मतलब मध्य मार्गी पार्टियां हैं, जैसे सपा है, बिहार में राजद है, जेडीयू है, या साउथ में बहुत सारी स्थानीय पार्टियां हैं। तो मेरा मानना है कि इनके पास कोई बहुत बड़ी वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है। हमने देखा है कि लालू यादव भी बिहार में किसी जनसभा में जाने के पहले रोली का टीका लगाते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, तेजस्वी यादव भी बांधते हैं, अखिलेश भी बांधते हैं। तो देखिए, आप इधर देखिए कि वाम धाराओं में भी बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जो जनता की आस्था को देखते हुए अपनी वैचारिकता को डाइल्यूट करती जा रही है। ये एक माहौल बना है, ये दबाव बना है बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, 2014 के बाद। ये अटल अडवाणी तक ऐसा नहीं था। ये मोदी और शाह की जो जोड़ी आई है देश में, और जो आप देख रहे हैं ना, ये एक नया फिनोमिना है जिसको बीजेपी लेकर के सामने है कि लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, लोगों को धर्म दिख रहा है। और जगह जगह दीवारों पर आप इस तरह के नारे भी देख रहे हैं, भाई बटेंगे तो कटेंगे, रहेंगे एक तो रहेंगे सेफ, हमारे मोहल्ले में बोर्ड लगा हुआ है। तो ये एक तरह की राजनीति है। और मुझे लगता है कि ये जो धर्म में उन्माद पैदा करके जो एक तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है, अभी विपक्षी पार्टियों के पास इस राजनीति की कोई बहुत
बेहतर काट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, जो मेरी अपनी सूझबूझ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी राम की बात करती है तो अखिलेश भी कृष्ण की बात करने लगते हैं। तो अखिलेश यादव की वैचारिकी कितनी दूर जाती है भाई बीजेपी के अलावे? कौन सा नया एक वैचारिक विकल्प देते हैं, कौन एक नई दिशा देते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मतलब जातीय समीकरण जो बन रहे हैं। अभी एक सबसे बड़ी चीज है कि क्या साहित्यकार जो है, एक समय साहित्यकार पूरी दिशा बदल देते थे, यानी वो चाहे राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक परिवेश हो। क्या अब साहित्य का उतना प्रभाव है? समाज को बदलने की शक्ति बची है साहित्य? देखिए, पहले लोग ऐसा मानते थे, जैसे देखिए आप स्वाधीनता आंदोलन में कवियों की कविताएं बहुत काम आती थी, प्रेरक का काम करती थी। जब गुप्त जी ने भारत भारती लिखा, या सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जब ये लोग कविता लिख रहे थे तो वो कविताएं आम आदमी के बीच भी जाती थी। लोग उन्हें गुनगुनाते थे, उनको पढ़ते थे और उनसे सीख लेते थे। और मेरा मानना है कि साहित्य सीधे बदलावकारी ताकत तो नहीं है, लेकिन यह बदलाव के लिए एक वातावरण का, एक परिवेश का निर्माण करता है, जो साहित्य है। मेरा मानना है कि लगातार जो साहित्य है वो खास तौर से 1990 के बाद अपना जो प्रभाव है उसको अब कम होता हुआ देख सकते हैं। साहित्य अब उतना प्रभावकारी नहीं रह गया है, साहित्य अब उतना असर नहीं कर रहा है। जो लोग लिख पढ़ रहे हैं ना, उनका लिखा हुआ व्यापक जनता तक जा नहीं रहा है, दूसरी चीजें जा रही हैं। मैंने ऐसे कवियों, मंच के कवियों की पहुंच है उन तक जिनमें कोई वैचारिकी नहीं है, जिनमें कोई दिशा दृष्टि नहीं है। और जिनके पास वैचारिकी है, जिनके पास दिशा दृष्टि है, जो लोगों को एजुकेट कर सकती हैं, लोगों को तार्किक बना सकती हैं, लोगों में आधुनिक चेतना पैदा कर सकती हैं, उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं, उनके पास वो माध्यम नहीं। तो इस तरह से वो जो मेरी समझ से जो अच्छी कविताएं हैं, अच्छी कहानियां हैं, जो अच्छा साहित्य है, वो सामान्य पाठकों तक पहुंच भी नहीं पा रहा है। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि हिंदी और भोजपुरी जैसी लैंग्वेज जो है वो रोजगार में सहायक हो रही है? देखिए, एक आपने बहुत बड़ा सवाल किया है कि हिंदी से जुड़ करके तो कुछ आप रोजगार पा भी लेंगे, लेकिन अभी बोलियों के साथ ऐसा नहीं है। अभी भोजपुरी में लगातार आप काम करें, पढ़े लिखें, तो उससे रोजगार की बहुत सीमित संभावनाएं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा तत्व है कि लोग इसमें लिख पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी में फिल्में बनती हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट गीतों का है, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जो भोजपुरी साहित्य है, अभी उसकी पहुंच भोजपुरी लिखने पढ़ने वालों के बीच तक ही है। व्यापक जनता उस साहित्य से अभी जुड़ नहीं पा रही है। हिंदी से कुछ तो रोजगार मिल जा रहा है, चाहे वो मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या बहुत सारे ऑफिशियल काम काज भी आपके उत्तर प्रदेश में ही हिंदी में होते हैं। तो हिंदी में तो आपको मिल भी जाता है, हिंदी में आप टीचर बन सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अभी भोजपुरी के सामने उस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई। अभी रोजगार भोजपुरी पढ़ के आप नहीं पा सकते हैं। और ज़्यादातर नई पीढ़ी जो है वो क्यों अंग्रेजी पढ़ना चाहती है? आप हिंदी संकट नहीं है भोजपुरी और मगही और अन्य बोलियों के लिए। सबसे बड़ा संकट तो अंग्रेजी का है। हमारे देश में जो स्टालिन कह रहे हैं कि हिंदी खतरा बनी हुई है, दरअसल एक छद्म चेतना है उनकी, जिसको सामने ला रहे हैं। खतरा तो अंग्रेजी से है, खुद हिंदी को खतरा है।
अंग्रेजी जिस तरह से मतलब निजी स्कूल खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, जिस तरह से बच्चे अंग्रेजी माध्यमों में पढ़ रहे हैं। बच्चा एप्पल तो जानता है, ऑरेंज जानता है, बनाना जानता है, लेकिन सेब नहीं जानता है, काऊ जानता है, गाय नहीं जानता है। तो खुद हमारी हिंदी की अस्मिता संकट में है, हिंदी खतरे में है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि हिंदी बोलियों के लिए संकट बन रही है, बल्कि हिंदी खुद संकट में है। चंदेश्वर जी, एक चीज पूछना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन का अनमोल समय एक शिक्षक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में एमएलके पीजी कॉलेज जो कि 1956 में बलरामपुर जनपद में बना था, वहां आपने समय दिया। यूं तो आपने अपनी एक पुस्तक लिखी है बलरामपुर। बलरामपुर की पुस्तक में आपने कई संस्मरणों को डाला है, कई लोगों के बारे में बातचीत की है, लेकिन क्या कोई खट्टे अनुभव भी रहे हैं आपको बलरामपुर को लेकर के? देखिए, मैं 1 जुलाई 1996 से वहाँ पढ़ाना शुरू किया। इलाहाबाद जो हायर एजुकेशन है उसमें 96 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे एमएलके पीजी कॉलेज मिला और मैं वहाँ पहुँचा। तो 26 साल तक लगातार पढ़ाने के बाद मैं अपने अंतिम दौर में विभागाध्यक्ष भी था, प्रोफेसर भी बना। तो 30 जून 2022 को मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ और अब मैं लखनऊ में आके रह रहा हूँ अपने परिवार के साथ और लेखन से जुड़ा हुआ हूँ। इन 26 साल के दौरान मैंने वहाँ रह करके ही जो किताब लिखी, मेरा बलरामपुर, तो दरअसल ये किताब बलरामपुर के इतिहास को लेकर के नहीं है, बल्कि वहाँ का जो समाज है, जो वहाँ राज परिवार से लेकर के जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो वहाँ का मार्केट है, जो वहाँ के स्कूल कॉलेज हैं, इन सब को लेकर के, वहाँ के समाज को लेकर के हमने ये किताब लिखने की कोशिश की। और मैंने ये महसूस किया कि बलरामपुर तराई का एक ऐसा इलाका है जो अभी एक बहुत ही सामंती और पिछड़े दौर में है। वहाँ इतना बड़ा कॉलेज है, तो कहीं भी इतने बड़े आधुनिक संस्थान की सबसे बड़ी भूमिका तो ये होनी चाहिए कि वो समाज में कितनी जागरूकता पैदा कर रहा है। मतलब बीए बीएससी करना, एमए एमएससी करना, रिसर्च करना, नौकरियां पा जाना एक संस्थान का इतना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ के लोग कितने आधुनिक हो रहे हैं, कितने तर्कशील हो रहे हैं, कितने चेतस हो रहे हैं, उनमें कितनी आधुनिकता आ पा रही है, वो किस नए नज़रिए से समाज को देख रहे हैं। तो ये सारा काम वहाँ नहीं होता है। वहाँ कुछ इस तरह से मतलब वहाँ का समाज अब भी जातीय समीकरणों में उलझा हुआ है। और 26 साल तक वहाँ रहते हुए मुझे ये लगा कि अगर वहाँ के सामाजिक जीवन में अगर आप सक्रिय हस्तक्षेप करेंगे, वहाँ के जो दबंग जातियाँ हैं, जो फ्यूडल लोग हैं, अगर उनके विरोध में आप जाएंगे तो आपके अस्तित्व के लिए भी खतरा हो सकता है। आप चुप हैं, घर में हैं, लिख पढ़ रहे हैं, इससे किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे साहित्य में जिन्होंने इतना कुछ जो लिखा जा रहा था हमारी ओर से, ये भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि मैं लिखता था तो वो कहीं ना कहीं आ जाता था, जैसे किसी दैनिक अखबार में, जैसे हिंदुस्तान जो लखनऊ का निकलना शुरू हुआ तो उसमें मेरे लेख आ जाते थे, कविताएं आ जाती थीं, नवभारत टाइम्स में, अन्य कई पत्र पत्रिकाओं में। तो अंततः हम घर में बैठ के ही लिख रहे थे, लेकिन हमारे लेखन से हमारी विचारधारा, हमारी जीवन दृष्टि सामने आ रही थी। तो ये वहाँ कुछ लोगों को सह्य नहीं था। मेरा बलरामपुर जब मैं किताब लिख रहा था तो वहाँ मैंने कुछ रिटायर्ड ऐसे शिक्षकों के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की जो हिंदी विभाग में थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो जब हमने उनके पढ़ाने की शैली, उनकी जीवन शैली को लेकर के, उनकी रसिकता को लेकर के, किस तरह से विभाग में एक माहौल था जहाँ क्लास करते हुए उन शिक्षकों को सुनते हुए छात्राएं शर्मा जाती थीं, तो उनका हमने अगर जैसे जिक्र किया, और पूरी किताब जो आई मेरा बलरामपुर, इसके बहुत सारे एपिसोड फेसबुक पर भी लिखे जा रहे थे, तो उसको लेकर के कंट्रोवर्सी भी हुई और कुछ लोग नाराज़ भी हुए। उन्होंने अपना
विरोध भी जाहिर किया, मतलब हमको लिखने से रोका गया। देखिए शिव कुमार जी, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि साहित्य का जो सरोकार है वो मुख्यतः संवेदना से है, और उसमें भी जीवन और समाज की सच्चाई से है। हमारे हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा साहित्यकार हुआ है जो कहता है कि सच के लिए किसी से मत डरो, सच के लिए गुरु से भी मत डरो, पिता से भी मत डरो, सच के लिए लोक से मत डरो, वेद से मत डरो। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो साहित्य जो है वो सच को सामने लाता है। एक और तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कबीर को बहुत बड़ा कवि माना, तुलसी को महत्व देते हुए भी कबीर पर उन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिखी। और वहीं कबीर, जिसकी उन्होंने इतनी व्याख्या की, वो कहते हैं कि सांच कहत जग मारन धावे, झूठे जगपति आना। मतलब सच कहिएगा तो दुनिया मारने दौड़ती है, लेकिन साहित्य का काम बिना सच के नहीं चलता है, आपको सच बोलना होगा। तो मैं सच जब लिख रहा था तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने साजिशें भी की, उसमें कुछ हमारे विभाग से भी जुड़े हुए लोग थे। मैं नाम लेना उनका बेहतर नहीं समझता हूँ कि उन लोगों ने उकसाया उन लोगों को जाकर के, देखिए उनके बारे में ऐसे लिख रहा है, देखिए उनके बारे में ऐसे लिख रहा है। तो इस तरह से मुझे लिखने से रोका गया, सच लिखने से रोका गया। तो जब मैं रिटायरमेंट के बाद लखनऊ में आकर रहने लगा तो हमने फिर से इस किताब को लिखना शुरू किया है, और इसमें 13 और नए अध्याय जुड़ेंगे अगले एडिशन में, जो मैं वहाँ रहते हुए नौकरी में नहीं लिख पाया, वो सच्चाई अब इसमें आएगी, बहुत सारे अंश आएंगे। तो साहित्य लेखक का अपना अनुभव होता है, अपना जीवन संघर्ष होता है, उसका देखा हुआ समाज होता है, और अंततः एक लेखक सच को सामने लाना चाहता है, सच को उद्घाटित करना चाहता है। तो जब मैं बलरामपुर के सच को उद्घाटित कर रहा था तो मेरे सामने बहुत सारी बंदिशें थीं। जैसा कि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि एक रामविलास शर्मा की किताब है मार्क्सवाद और पिछड़े हुए समाज। तो पिछड़े हुए समाज से तात्पर्य उनका है ना कि फ्यूडल समाज, सामंती समाज। तो अभी बलरामपुर इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। एक बड़ा प्रश्न है चंद्रेश्वर जी, जैसा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति रखने का अवसर मिलता रहा है, जहां किसी भी प्रकार का हिंसात्मक विरोध जायज नहीं कहलाता है। ऐसे में जब आप एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर में वामपंथी के रूप में पहुंचते हैं तो क्या आपकी विचारधारा के आधार पर आपको हमला किया गया? क्या इसका भी दंश आपको झेलना पड़ा? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये कोई छुपाने की बात नहीं है। मैं जब नौकरी में गया और हमने कई बार कॉलेज में सबके सामने, मंच पर भी, राज परिवार के सामने भी हमने इसको स्वीकार किया है कि मेरी जो पृष्ठभूमि थी वो वामपंथी थी, वाम आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था, और जनवादी लेखक संघ से, जो सीपीएम का एक राइटर फोरम है, उसका जो गठन हुआ था 1982 में, तो उसके पहले सम्मेलन से लेकर के लगभग 2009-10 तक मैं उसमें रहा। बाद में मैं अलग भी हो गया। तो वहाँ मेरे लेखन के माध्यम से जैसे लोगों को भनक लगी, वहाँ का जो आम आदमी है, जो सामान्य पाठक थे, हमारे छात्र थे, उनको तो कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जो कुछ लोग मेरे विभाग में बहुत निकट रह के इन सारी गतिविधियों को देख रहे थे, मेरा लिखना पढ़ना देख रहे थे, उन्होंने मेरे खिलाफ मतलब विस्ममन किया इस तरह से, और एक मेरे खिलाफ माहौल बनाया कि तो ये कम्युनिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, और अगर साहित्यिक गतिविधियाँ करेंगे, साहित्य का नेतृत्व करेंगे तो हमारे लिए, बलरामपुर के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। हमारी जो यहाँ एक ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, जबकि बलरामपुर कुछ मामलों में वहाँ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई हैं जिनकी यहाँ चर्चा करनी होगी। भाई बलरामपुर के ही अली सदा जाफरी थे जो बम्बई चले गए, जो इप्टा से जुड़े हुए थे, प्रगतिशील मूवमेंट से जुड़े हुए थे, जिन्होंने तरक्की पसंद शायरी की, रोटी और आग,
पर उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो वहाँ अली सदर जाफरी जैसा आदमी पैदा हो चुका है। वहाँ और बहुत बड़े बड़े शायर पैदा हुए हैं। लेकिन जब मैं जा कर के वहाँ नौकरी के दौरान पढ़ाने लिखाने लगा तो मेरे सामने बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी अड़चनें पैदा की गई। ये हकीकत है। जैसे मैं विभागाध्यक्ष बना तो हिंदी दिवस मैं मनाना चाहता था, तो उसको लेकर के भी हमारे प्रिंसिपल जो तत्कालीन हुआ करते थे वो नाराज़ हो जाते थे कि कोई बजट नहीं देंगे, ये है वो है, किसी को बाहर से आप बुला नहीं सकते हैं, किसी को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो इनके पीछे वही मेरे विरोधी थे जो लगातार सक्रिय थे। और मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने अरुणाभा का संपादन किया तो 2001-2 में, तो उसके माध्यम से भी हमने कोशिश की कि एक नई पीढ़ी को सामने लाया जाए। लेकिन इस कोशिश में भी बहुत सारी बाधाएं डाली गई, बहुत सारे अड़चनें पैदा की गई, तो मुझे विरोधों का सामना तो वहाँ करना पड़ा। जिस तरह से मैं लखनऊ में आकर के लेखन कर रहा हूँ, खुली सांस ले रहा हूँ, इस तरह का माहौल MLK कॉलेज में नहीं था। और एक बात आपने बहुत ज़रूरी कही है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, लोकतंत्र की बात आपने की है। तो मैं मानता हूँ कि किसी भी देश में, पूरी दुनिया में लोकतंत्र वहीं फल फूल रहा है जहाँ आदमी को आलोचना का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जहाँ आदमी सच को सच की तरह कहना चाहता है, जहाँ उसके लिए कोई बाधा नहीं है। एक विषय और है चंद्रेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि जो वाम और दक्षिण ये दोनों एक साथ 1967 में रहे? जब हम बात करते हैं अजय मुखर्जी की जो सरकार बनी थी बंगाल में, वहां पर CPIM, CPM और उसके बाद में जनसंघ और बंगला कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। ठीक यही स्थिति 1969 में पंजाब में देखने को मिली थी, जहां पर अकाली दल, CPI, CPIM और जनसंघ ने मिलकर सरकार बनाई थी। आखिर वहां पर ये एक हो सकते हैं, तो विचारधारा के नाम पे निचले स्तर पर इतना हिंसात्मक विरोध क्यों होता है? देखिए, एक बात है कि कार्ल मार्क्स की एक जो पंक्ति है बड़ी लोकप्रिय है कविता को लेकर के। जैसे वो कहता है ना कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है, यानी कविता क्या काम करती है तो मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर आपसे शिव कुमार जी, कि जीवन में मैंने ये महसूस किया है कि प्रेम और आधुनिकता दोनों दो ऐसी बातें हैं जो आदमी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाती है। प्रेम भी और आधुनिकता भी, आप बदल जाते हैं। ये दोनों आपको बगावत का पाठ पढ़ाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं आधुनिक साहित्य पढ़ के आया था, तो अब आज एक ऐसा माहौल बना हुआ है ना जहाँ न तो आप प्रेम की बात कर सकते हैं न आधुनिकता की बात कर सकते हैं। मतलब परंपरा पर बात कीजिए, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो आजकल परंपरा पर बात कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो महाकुंभ पर लेख भी लिख रहे हैं, आस्था पर लेख लिख रहे हैं। तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने आस्था पर लिखा है, धार्मिक आस्था पर लिखा है, परंपराओं पर भी लिखा है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसी भी धारा रही है आधुनिक साहित्य में जहाँ लोगों ने तार्किकता की बात की है, नवीन दृष्टिकोण की बात की है, नवीन चिंतन की बात की है। तो आलोचना का हक तो होना चाहिए। बिना आलोचना के न तो परिवार में स्वस्थ माहौल बनेगा, न आपके आसपास बनेगा, न समाज में बनेगा। तो आलोचना की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे गुरु कहा करते थे, चंद्रभूषण तिवारी या शिव कुमार मिश्र, कि आलोचना एक बेहतर समाज के लिए होती है, एक बेहतर दुनिया के लिए होती है। बिना आलोचना के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बहुत पहले कबीर ने भी कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन निर्मल हुआ सुभाए। आलोचना आपके मन को निर्मल बनाती है, आलोचना आपके मन को तार्किक बनाती है। देखिए, आपके देश में रविदास जैसा संत पैदा हुआ है जिसने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और इससे बड़ा आधुनिक कौन होगा।
उन्होंने कहा ना कि किसी नदी में स्नान करने मत जाइए, किसी संगम पर स्नान करने मत जाइए। आपका अगर मन चंगा है, मुक्त है, पवित्र है, तो आप पवित्र हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो हमारे देश में दोनों तरह की धाराओं का टकराव रहा है। कभी एक धारा प्रबल होती है तो कभी एक धारा, कभी आप ही के देश में कभी बुद्ध की धारा प्रबल हो गई थी, बाद में उसको ध्वस्त कर दिया गया, सनातन सामने आ गया, आज फिर सनातन की बात की जा रही है। तो ये सभ्यता के एक लंबे कालखंड में ऐसे टकराव चलते हैं कि कभी कोई धारा आगे जाती है, कभी कोई धारा आगे आ जाती है। अभी चंद्रेश्वर जी एक बड़ा मामला आ गया और वो मामला है अबू आजमी का। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक है महाराष्ट्र से, और उन्होंने एक बयान दे दिया, छावा फिल्म जो भी आई थी उसको लेके एक बयान दिया कि औरंगजेब सबसे अच्छा शासक था और औरंगजेब के सिपहसालार जो थे वो काफी हिंदू थे, वो एक बहुत लिबरल था, बहुत अच्छा शासक था। इसको लेके विवाद अब बढ़ने लगा है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये विवाद में आ गए। क्या आपकी दृष्टि में औरंगजेब वास्तव में एक अच्छा शासक था? देखिए भाई, आपको मैं कुंभन दास का एक दोहा सुनाता हूँ। जैसे कुंभन दास सुकुमार जी एक भक्त कवि हुए हैं, कृष्ण भक्त कवि, जिन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। मतलब जिसको अकबर ने कहा कि हमारे दरबार में आइए और मैं आपका संगीत सुनना चाहता हूँ, तो जा करके सीधे उनके मुंह पर उन्होंने विरोध किया कि यहाँ हमको नहीं आना चाहिए था। देखिए, सवाल औरंगजेब का नहीं है, सवाल है कि यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, एक सच्चाई है कि आपके देश में विदेशी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, अफगान आए, मंगोल आए, मुगल आए, तुर्क आए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ताजमहल बनाया, उन्होंने बहुत सारी मस्जिदें बनाई, उनका बहुत कुछ हमारे देश में है। तो सवाल है कि आप इतिहास में जा करके किसने कितना जुल्म किया, किसने क्या अपराध किया, मैं ऐसा नहीं मानता। ये अबू आजमी का बयान विवादास्पद है कि बहुत अच्छा शासक था, बहुत सारे बुरे काम भी उसने किए, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। जजिया टैक्स लगा दिया, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, बाबर ने अयोध्या में मंदिर तोड़ा। ये तो घटनाएं हैं, लेकिन जैसा कि हमारे एक लेखक विष्णु नागर कहते हैं, बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, कि किसी भी जिंदा कौम को इतिहास में जाकर के प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, रिवेंज नहीं लेना चाहिए, मतलब उससे समाज टूटता है, बिखरता है। ये हकीकत है कि हमारे देश में विदेशी आए और उसमें से हम लोग पढ़ते हैं कि शक, हूण और कुषाण, इनकी कोई पहचान नहीं मिलती है जो प्राचीन काल में आए। इसी तरह से अंग्रेज आए तो चले गए, वो भी अलग से पहचाने नहीं जाते हैं। लेकिन मध्यकाल में जो मुसलमान आए, जो इस्लाम आया, तो इन लोगों की एक आइडेंटिटी अभी बनी हुई है, धार्मिक भी, खान पान भी, पहनावा भी। ये हकीकत है कि ये उस तरह से इनका ये विलीन नहीं हुआ, ये अलग से पहचाने जा सकते हैं। लेकिन एक हकीकत है कि वो आए, उन्होंने अपने निशान छोड़े। तो आप इतिहास को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो घटनाएं हैं उस पर आप लीपापोती नहीं कर सकते हैं। ये मैं मानता हूँ कि वो घटनाएं हैं और उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि बाबर ने मस्जिद बनाई, औरंगजेब ने बनाई, मथुरा में भी उसने तोड़ा, जगह जगह जहाँ भी मतलब आपके हीरो थे, महानायक थे, जिनके नाम पर टेम्पल बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे, उन सब जगहों को तोड़ा। ये तो हकीकत है। कोई भी सत्ता आती है तो अपनी पहचान छोड़ती है। कैसे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया और प्रयागराज नाम चल भी पड़ा। जैसे मैंने ही नाम बदले जाने के विरोध में कविता लिखी, लेकिन जनता जो है वो कह रही है कि इलाहाबाद बाद का नाम है, प्रयागराज तो और पहले का है। उस पर गाना भी बन गया, फिल्म भी आ गई, ये प्रयागराज है, सिनेमा 2023 में लॉन्च हुआ है। वो आलोक कुमार का ही गाया हुआ है, जो बिहार का ही लड़का है, शायद खगड़िया का रहने वाला है। कि तो
प्रयागराज नाम ही चल पड़ा। अब हम लोग लिखते थे पहले फैजाबाद रोड, अब अयोध्या रोड हो गया। तो कोई भी सत्ता आती है तो अपने मिशन को लागू करती है, लेकिन मेरा मानना है कि एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ कई धर्मों के, कई जातियों के, कई मजहबों के लोग रहते हैं, आपसी एकता और भाईचारा बनाए रखने के लिए इतिहास में जा कर के आप बदला लें, बदले की कार्रवाई करें, तो इससे देश कमज़ोर होगा, टूटेगा। ये ऐसा मेरा अपना दृष्टिकोण है और इससे किसी को मतभेद भी हो सकता है। चंद्रेश्वर जी, अभी एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रज की होली अपने आप में अनोखी है। राधा रानी के वृंदावन में ब्रज की होली को लेकर संतों ने विरोध शुरू कर दिया है और संतों ने कहा है कि मुसलमानों को आने नहीं देंगे। फिलहाल आपको हम याद दिलाना चाहेंगे चंद्रेश्वर जी कि गुजरात में डांडिया को लेकर के, इंदौर में डांडिया को लेकर के, कुंभ में लेकर के ऐसे कई अवसर आए जब हिंदुओं ने कहा कि मुसलमानों का हमारे त्योहारों में क्या काम है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आखिर होली में मुसलमानों को प्रवेश देने के लिए समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार हमलावर हुई है भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की सरकार और आरएसएस पे, इसको आप कैसे देखते हैं? जबकि इस्लाम में होली को मनाना अच्छा नहीं माना जाता है। एक रंग का टुकड़ा गिर जाए तो वो नाराज हो जाते हैं, यहां तक कि कई दंगे भी इसी नाम पे हुए हैं कि रंग लगा दिया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए शिव कुमार जी, मेरा ये मानना है बहुत साफ साफ, मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा, प्राध्यापक भी रहा, साहित्य सृजन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि साहित्य जोड़ने का काम करता है, घटाव का काम राजनीति करती है। तो सीधी सी बात है ना कि अभी मैंने कहा ना कि केंद्र में और प्रदेश में जो सत्ता है जिन दलों की और जिनकी जो राजनीति है वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण की है। भाई मोदी, शाह और योगी भी चाहते हैं कि हमारे हिंदू वोट जो हैं वो पोलराइज हों, ध्रुवीकृत हों, गोलबंद हों। ये तो सत्ता पाने की अपनी अपनी राजनीति है। और रही बात साधु महात्माओं की, तो आजकल जितने कारपोरेट घराने हैं सब के सब सत्ता की इसी राजनीति से और इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये गठजोड़ है धर्म की दुनिया का, कारपोरेट की दुनिया का और जो दक्षिणपंथी इस तरह की राजनीति है, ये पूरा गठबंधन है इन लोगों का। तो संत महात्मा तो बोलेंगे कि हम वहाँ नहीं जाने देंगे, और जब ये बोलेंगे तो माइनॉरिटीज़ के लोग भी कहेंगे कि तब हम भी अपनी दुकान से परचेज करेंगे, हम भी अपने यहाँ किसी को नहीं आने देंगे। ये तो छुआछूत की बीमारी है ना। बड़ा प्रश्न ये भी है कि जैसे आपने देखा कि जो मुस्लिम पक्ष है, इस्लाम कहता है कि भाई होली में आपने देखा होगा कि होली में अगर एक रंग का टुकड़ा गिर जाता है तो दंगे हो जाते हैं। अरे भाई आप वो छोड़ दीजिए, ये मेरे गांव की घटना है। मैंने जो भोजपुरी किताब लिखी है हमार गांव, उसमें हमने इसका उल्लेख किया है कि हमारे गांव में हमारे साथ का पढ़ा हुआ बचपन का एक मित्र था, अब मैं नाम नहीं लूँगा मीडिया के सामने। उसको मैं जब बलरामपुर में कॉलेज में पढ़ा रहा था और छुट्टियों में होली में घर गया हुआ था, तो हमने अपने बचपन के मित्र को, जो बाद के दिनों में नमाजी हो गया था और राजनीति का शिकार हो गया था, उसको हमने रंग लगाया तो नाराज हो गया। उसके चेहरे पे मैंने गुस्से का भाव देखा। हमने कहा कि आपने क्या कर दिया, आपने रोली क्यों लगा दिया, अबीर क्यों लगा दिया, रंग क्यों लगा दिया। तो इस तरह की राजनीति तो हो ही रही है ना भाई। आपके यहाँ अगर ओवैसी क्या है, ओवैसी कोई सेकुलर राजनीति कर रहे हैं क्या? वो भी कट्टरतावाद को बढ़ावा ही दे रहे हैं, दक्षिणपंथी राजनीति के ही हिस्सा हैं। ओवैसी भी बीजेपी के लिए खाद पानी का काम करते हैं, मेरा अपना मानना है। तो ये पूरी तरह से राजनीति का मामला है। और जैसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे शिव कुमार मिश्र की, चंद्रेश्वर, राजनीति में पवित्रता नहीं होती है, राजनीति में पवित्र गठबंधन नहीं होते हैं। राजनीति का मकसद है सत्ता पा लेना, जो सत्ता पा लेगा वही सफल है। आप जीवन भर राजनीति करते रहिए, आप एमएलए नहीं बन पाए, एमपी नहीं बन पाए, मिनिस्टर नहीं बन पाए, तो लोग कहते हैं ना कि आप फेल्योर हो गए। तो ये
सत्ता पाने की राजनीति है। भाई दक्षिणपंथी राजनीति को लगता है कि हम अपने धर्म के लोगों को गोलबंद कर सकते हैं। दूसरी ओर आजकल बहुत सारे ऐसे भी लेख लिखे जा रहे हैं कि भाई हिंदू समाज कब से एक होने लगा, इसमें तो 4 वर्ण हैं, कई जातियां हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं लोग। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक तरह का बीजेपी की पूरी दक्षिणपंथी राजनीति के पीछे यहाँ साहित्य में बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जो कहते हैं कि अपर कास्ट फिनोमिना है पूरा का पूरा, सवर्ण राजनीति का ये एजेंडा है जो बीजेपी का है। तो लोग कन्विंस करने में लगे हुए हैं। अब कैसे महागठबंधन पीडीए की बात कर रहा है, अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो भाई जब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो अपर कास्ट भी कहीं ना कहीं गोलबंद होगा। तो ये पूरा का पूरा जो दौर है ना वो जाति पर टिका हुआ है। कहीं सवर्ण गोलबंद हो रहे हैं, कहीं पिछड़ी जातियां गोलबंद हो रही हैं, कहीं दलित गोलबंद हो रहे हैं, कहीं दलित पिछड़े मिल भी जा रहे हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टियां जो पहले सिर्फ कार्ल मार्क्स की, लेनिन और माओ की बात करती थी, अब वो भगत सिंह की भी बात कर रही हैं, अब वो अम्बेडकर की भी बात कर रही हैं। आजकल भाकपा माले एक पार्टी है जो नारा दे रही है ना कि लाल सलाम और दूसरी ओर वो कह रही है कि जय भीम। तो पहले कम्युनिस्ट लोग कहते थे ना कि हम वर्ग की राजनीति करते हैं, क्लास पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन आगे चल करके उनको पता चला कि भारत जैसे देश में क्लास को अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो लोगों ने कास्ट को ही क्लास मान लिया। आजकल कास्ट को ही क्लास मान लिया जाता है। जो दलित है वही सर्वहारा है, वही लोअर क्लास है। तो ये बड़ा गटमट और उथल पुथल का दौर है। और कहीं भी चाहे वो दक्षिणपंथी राजनीति हो या वाम राजनीति हो या सपा जैसी पार्टियां हो, राजद जैसी पार्टियां हो, आजकल विचारधारा हाशिए पर है, ऐसा मैं मानता हूँ। चलते चलते चंद्रेश्वर जी, हम इस कार्यक्रम के समापन पे आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी जो अपनी सबसे प्रिय कविता रही हो, सबसे प्रिय रचना रही हो, वो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप उस रचना को सुनाएं। अब एक जो कविता स्मृति में है वही मैं आपको सुना दे रहा हूँ। जी जी। एक हमारी कविता है तुम्हारा डर। ये कविता हमको याद रहती है, और भी कुछ कविताएं हमको याद रहती हैं, लेकिन इसको मैं अभी फिलहाल आपके सामने रख रहा हूँ कि एक हाथी जितनी जगह छींकता है उसमें असंख्य चींटियां रह लेंगी। एक हाथी जितनी जगह छींकता है उसमें असंख्य चींटियां रह लेंगी। एक राजा की हवेली के नीचे जो दबी ढकी है पृथ्वी, उतनी पृथ्वी पर तो बसाई जा सकती है जरूरतमंद इंसानों की एक पूरी की पूरी बस्ती। तुम इतने बड़े क्यों बने, तुम इतने बड़े क्यों बने, तुम्हारा डर भी बनता गया बड़ा। तुम इतने बड़े क्यों बने कि तुम्हारा डर भी बनता गया बड़ा। छोटे आदमी का डर होता होगा निश्चय ही छोटा। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रख्यात साहित्यकार चंद्रेश्वर जी से, जिन्होंने भोजपुरी, अवधी और हिंदी पर अनेक कविताएं लिखी हैं। कविताएं ही नहीं बल्कि अनेक पुरस्कार से नवाजे भी गए। बड़ी बेबाकी से वाम पंथ से लेकर के दक्षिण पंथ तक पे उन्होंने अपने विचार रखे। इसके अलावा जो समसामयिक मुद्दे, चाहे वो ब्रज में मुसलमानों के होली में प्रवेश की बात हो, कुंभ को लेके बात हो, हिंदुत्व की बात हो, सभी पर एक साहित्यकार के रूप में बड़े ही निश्चल मन से अपनी बातों को रखा। आगे भी हम और किसी मेहमान से बातचीत करने के लिए फिर मिलेंगे। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।